अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। जो एएसआई उसके गांव गया था वो वापस आ गया था। उसे वारदात का कोई सुराग नहीं मिला था। उसने एक खोजी की खिदमत हासिल कर ली थी और पुलिस के मुखबिरों को भी चौकन्ना कर दिया था। अगले रोज दोपहर के बाद खोजी थाने में आया और अपने खोज की तफसील मुझे बताई। उसके बयान के मुताबिक डाकुओं ने रात एक गैर आबाद डेरे पर गुजारी थी। उस डेरे पर उसने टूटी हुई चूड़ियाँ और रिहाना की किताबें पड़ी हुई देखी थी। इन चीज़ों को उसने चौकतो वहाँ पड़ा रहने दिया था। मैंने एएसआई को साथ लिया और खोजी के हमरा मज़कूरा डेरे पर पहुंच गया। वो जगह चाय बारदात से 4 फरलांग के फासले पर थी। वहां चंद कच्चे कोठे और एक वसी अहाता बना हुआ था। एक कोठे के सामने थोड़ी सी जगह साफ थी। चूंकि वो गर्मियों के दिन थे इसलिए मालूम ये होता था कि डाकुओं ने रात बाहर गुजारी थी। एक कमरे के अंदर टूटी हुई चूड़ियाँ और चंद किताबें पड़ी थीं। मैंने चूड़ियों के टुकड़े और किताबें अपने कब्जे में कर ली। गालिबन कमरे के अंदर औरतों पर मुजरिमाना हमला किया गया था। खोजी एक तरफ इशारा करते हुए बोला, वो सामने चुन्नीवाल को जाने वाली पक्की सड़क है। घोड़ों का खुरा उस सड़क तक जाता है। वहां से खुरा 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। 2 घोड़ों का खुरा चुन्नीवाल की तरफ और एक घोड़े का खुरा चौधरी रुस्तम अली के गांव की तरफ जाता है। चुन्नीवाल जाने वाले 2 घोड़ों में से एक घोड़ा बगैर सवार के मालूम होता है क्योंकि उसका खुरा हल्का है। बात कुछ समझ में नहीं आई। मैंने कहा, डाकुओं के साथ 2 औरतें भी थीं, यानी कुल 5 अफराद और 3 घोड़े थे। ऐसी सूरत में घोड़ा बगैर सवार के कैसे हो सकता है? इस मामले में तो मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, खोजी ने कहा। मेरा ख्याल है कि औरतों ने एक डाकू की निगरानी में पक्की सड़क पर सफ़र किया था। ये सफ़र उन्होंने किसी गाड़ी या टांगे पर ही किया होगा, लेकिन इनका खुरा मुझे नहीं मिल सका। अब 2 घोड़ों की कहानी भी सुन लें। ये दोनों चुन्नीवाल के करीब एक कुएं तक गए थे। वहां उन्होंने रुककर गालिबन पानी पिया था और दूसरी तरफ से चक्कर लगाकर सड़क की तरफ निकल गए थे। और जो घोड़ा चौधरी रुस्तम अली के गांव की तरफ गया था उसका खुरा कहाँ तक पहुंचता है? उसका खुरा गांव में पहुंचकर गायब हो गया। या तो वो घोड़ा अभी तक गांव में ही है या फिर किसी चोर रास्ते से बाहर निकल गया है। तुमने चौधरी रुस्तम अली के गांव में किसी से इन बातों का जिक्र तो नहीं किया? मैंने पूछा। मजबूरन जिक्र करना पड़ा, उसने जवाब दिया। पहले उन्हें चौधरी दोस्त मोहम्मद पर शक था, अब यकीन हो गया है। इसका मतलब ये था कि बात बिगड़ गई थी। 2 घोड़े चुन्नीवाल पहुंचे थे और फिर वापस चले गए थे। एक घोड़ा चौधरी रुस्तम अली के गांव गया था। मेरा ध्यान ज्यादा इस तरफ जाता था कि वारदात करने वाले चौधरी रुस्तम अली के आदमी थे, लेकिन उन्होंने चौधरी दोस्त मोहम्मद पर शुबा डालने के लिए 2 घोड़े चुन्नीवाल भिजवा दिए थे और वो गांव के करीब से होकर वापस आ गए थे। सूरत हाल इसके बरक्स भी हो सकती थी। हमने डेरे का अच्छी तरह जायजा लिया और डाकुओं के खुरे के साथ साथ चलते हुए पक्की सड़क पर पहुंच गए। वहां से एक कच्ची सड़क चुन्नीवाल की तरफ जाती थी। खोजी हमें खुरे की तफसील और अपनी थ्योरी बताता जाता था। सड़क दूर दूर तक सुनसान पड़ी थी। इस कच्ची सड़क से होते हुए हम उस कुएं पर जा पहुंचे जहां से बकौले खोजी के डाकुओं के घोड़ों ने पानी पिया था। कुआं चल रहा था और एक बूढ़ा आदमी गद्दी पर बैठा बैलों को हाँक रहा था। वो खासा उम्र रसीदा था और नज़र भी उसकी कमज़ोर लगती थी। मैंने उसे सलाम किया और पूछा कि गुज़िश्ता सुबह कुएं पर कौन था। उसने जवाब दिया कि गुज़िश्ता सुबह भी वही था। कल सुबह एक आदमी 2 घोड़ों के साथ यहाँ आया था। मैंने कहा, उसने अपने घोड़ों को पानी भी पिलाया था। तुम्हें उसके बारे में कुछ याद है? ज़रूर आया होगा जी, उसने जवाब दिया। इधर से बंदे भी पानी पीते हैं और डंगर भी पीते हैं। किसी को कोई रोक टोक नहीं है जी। बगदा पानी है, जेड़ा मर्जी आए पीवे। मैंने चंद और सवालात किए मगर कोई काम की बात मालूम ना हो सकी। नज़र के अलावा उसका मुशाहिदा भी कमज़ोर था। वापस पहुंचकर मैंने 2 छापामार पार्टियां तरतीब दी और उन्हें मुख्तलिफ इलाकों की तरफ भेज दिया। मेरा अंदाज़ा ये था कि अगवाशुदा औरतें किसी करीबी इलाके में मुक़य्यद थीं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मैंने इम्कानी बलवे की इत्तला एसपी को भिजवा दी थी। दोपहर के बाद एसपी के हुक्म की तामील में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 12 अफराद पर मुश्तमिल एक पार्टी थाने पहुँच गई।
इनकी क़यादत एक सब इंस्पेक्टर के सुपुर्द थी। एसपी ने हुक्म भेजा था कि बल्बे को सख्ती से कुचल दिया जाए और किसी पार्टी के साथ कोई रू रियायत न की जाए। सब इंस्पेक्टर का नाम शमशेर खान था और वो खासा दिलेर आदमी था। उसी शाम एक मुखबिर ने हमें इत्तला दी कि चौधरी रुस्तम अली ने 12 अफराद मुसल्लह तैयार किए हैं और चौधरी दोस्त मोहम्मद की हवेली पर रात के वक्त धावा बोलने का प्रोग्राम बना रहा है। मैंने शमशेर खान से मशवरा किया, पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। मलिक साहब, इसमें पूछने वाली क्या बात है? उसने जवाब दिया, चुन्नीवाल चलते हैं, वहां बैठकर रुस्तम अली के जत्थे का इंतजार करेंगे। अगर वो शराफत से वापस ना गया तो फिर वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। एसपी का भी यही हुक्म था। हमने 10-12 आदमी साथ लिए और चुन्नीवाल पहुंच गए। चौधरी दोस्त मोहम्मद ने 2 कमरे हमारे लिए खुलवा दिए और खाने पीने का नौकरों को हुक्म दे दिया। मलिक साहब, आपको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं थी, दोस्त मोहम्मद ने कहा। अल्लाह के फजल से हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। अगर वो आपकी वार्निंग पर वापस चला गया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। चौधरी साहब, अमन व अमान कायम रखना हमारी ड्यूटी है। हम किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दे सकते। रात के खाने के बाद हमने मुख्तलिफ रास्तों पर 2-2, 3-3 आदमियों की ड्यूटी लगा दी और एक नवाही मकान में ठहर गए। रात के कोई 10:30 बजे हमें चौधरी रुस्तम अली के जत्थे की आमद की इत्तला मिली। हम फौरन मौके पर पहुंच गए। जैसे कि हमें इत्तला मिली थी, चौधरी रुस्तम अली के साथ कम से कम 15-16 मुसल्लह आदमी थे और सबके सब घोड़ों पर सवार थे। उनमें चौधरी रुस्तम अली के दोनों बेटे भी थे। मेरी वार्निंग पर वो खामोशी से वापस चले गए। अगरचे उनका ये फेल खिलाफे तवक्को था, मगर मैंने कोई ख्याल नहीं किया और वापस जाकर सो गया। जाते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा था, मलिक साहब, इस गांव की आप सारी उम्र रखवाली नहीं कर सकते। उसकी इस बात से मैंने अंदाज़ा लगाया कि फिल वक्त मुसीबत टल गई थी, लिहाजा मैं मुतमईन हो गया। मगर मुझे मालूम न था कि ये बात उसने हमें धोखा देने के लिए कही थी। रात के तकरीबन 1:30-2 बजे फायरिंग की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुली। फायरिंग के साथ घोड़ों की हिनहिनाने और इंसानी चीखों की आवाज़ें भी आ रही थीं। शमशेर खान और सिपाही भी बेदार हो गए। इसके बाद हमने निस्फ दर्जन सिपाहियों को ड्यूटी पर रहने दिया था और निस्फ को साथ ले लिया था। मालूम होता है कि रुस्तम अली हमारे साथ धोखा कर गया है, शमशेर खान ने कहा। हमें उसकी बात पर एतबार नहीं करना चाहिए था। मैंने बाहर निकलकर देखा तो हवेली की तरफ से आग के शोले बुलंद होते दिखाई दिए। सूरत हाल खासी संगीन थी। मैंने सिपाहियों को साथ लिया और तेजी से हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे ही हम गली के कोने पर पहुंचे, दूसरी तरफ से घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनाई दीं और साथ ही हमारी तरफ फायर किया गया, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। तारीकी की वजह से सूरत हाल का अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल था। मैं हमलावरों को वार्निंग देना चाहता था, मगर शमशेर खान ने सिपाहियों को फायरिंग का हुक्म दे दिया। उसके साथ ही निस्फ दर्जन राइफलें शोले उगलने लगीं। एक तो हम वर्दियों में नहीं थे, दूसरे वहाँ अंधेरा भी था। चौधरी रुस्तम अली के आदमी यही समझे कि हम मुखालिफ पार्टी के आदमी थे। वो मेरी वार्निंग के बावजूद फायरिंग से बाज नहीं आए। बाद में हमें पता चला कि दूसरी तरफ चौधरी दोस्त मोहम्मद के आदमी भी मोर्चा लगाए बैठे थे और निकलने का वही एक रास्ता था जिसे हम रोके बैठे थे। घोड़ों की हिनहिनाहट और इंसानी चीखों पुकार के दरमियान तकरीबन 15-20 मिनट तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। कुछ सिपाही करीबी मकानों में घुस गए थे और ताक ताक कर निशाने लगा रहे थे। शरपसंद घोड़ों पर सवार थे और उन्हें कोई रास्ता फरार का नजर नहीं आ रहा था। बिलाखिर उन्होंने हथियार डाल दिए और हाथ उठाकर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। इस असना में ड्यूटी देने वाले सिपाही भी मौके पर पहुंच चुके थे। जब सूरत हाल काबू में आई तो मैंने करीबी घरों से लालटेनें मंगवा लीं और नुकसानात का जायजा लेने लगा। 3 शरपसंद हलाक और 4 जख्मी हुए थे। हलाक होने वालों में चौधरी रुस्तम अली के दोनों बेटे भी शामिल थे। जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक थी। चौधरी रुस्तम अली भी जख्मी हुआ था। एक जख्मी खासा लहीम शहीम और कबीउल जुस्सा नौजवान था। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। पूछगछ पर पता चला कि वो झूरा माची था। जख्मियों के अलावा जो आदमी हमने गिरफ्तार किए, उनकी तादाद 4 थी। बाकी अफराद फरार होने में कामयाब हो गए थे। लाशों, जख्मियों और ज़ेरे हिरासत अफराद को मैंने शमशेर खान की निगरानी में फौरन कस्बे रवाना कर दिया और उसे ताकीद कर दी कि जख्मियों को कड़ी निगरानी में अस्पताल दाखिल करवाए।
क्योंकि जख्मी भी ज़ेर हिरासत थे और उनके साथी उन्हें छुड़वाने की कोशिश कर सकते थे। इस काम से फारिग होकर मैंने बाकी सिपाहियों को साथ लिया और चौधरी दोस्त मोहम्मद की हवेली जा पहुंचा। वहां पर 50-60 आदमी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। बाहर 3 लाशें पड़ी थीं, जिनमें 2 लाशें मां और उसके मासूम बच्चे की थीं। चौधरी दोस्त मोहम्मद की आंखें पुरनम थीं। उसने गुलूगी लहजे में बताया कि हलाक होने वाली उसकी बेटी थी, जो अपने बच्चे को जलती हुई आग से निकालने की कोशिश में खुद भी जलकर हलाक हो गई थी। तीसरी लाश उसके नौजवान भतीजे की थी। वो शरपसंदों की गोलियों का निशाना बन गया था। निस्फ दर्जन अफराद अफरा तफरी और भगदड़ के दौरान जख्मी हुए थे, मगर कोई शदीद जख्मी नहीं हुआ था। गांव में एक तजुर्बेकार कंपाउंडर मौजूद था, जो जख्मियों की मरहम पट्टी में मसरूफ था। बाद में पता चला कि चौधरी रुस्तम अली हवेली को आग लगाने के बाद फरार होना चाहता था। वो आग लगाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन निकल भागने में कामयाब न हो सका। जिस रास्ते को उसने फरार का समझा था और सीधा रास्ता समझा था, इसमें हम हाइल हो गए थे। अगरचे मुझे चौधरी दोस्त मोहम्मद की बेटी और उसके मासूम बच्चे की मौत का बहुत सदमा हुआ था, मगर मैं खुश भी था, क्योंकि 2 मूजी मारे जा चुके थे और बड़ा मूजी गिरफ्तार हो गया था। मैं उसे सख्त तरीन सजा दिलवाना चाहता था। मेरे पास शहादतों की कोई कमी नहीं थी। अगली सुबह एसपी, डिप्टी कमिश्नर और दीगर आला हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। डीसी ने तमाम हालात सुनने के बाद हुक्म दिया कि मुलजिमों को इबरतनाक सजा दिलवाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए और किसी किस्म की नरमी रवा न रखी जाए। मैं रात भर का जागा हुआ था, इसलिए ज़रूरी काम निपटाने के बाद आराम करने घर चला गया। शाम को जब मैं तैयार होकर अस्पताल पहुंचा तो सबसे पहली खबर मुझे ये मिली कि डॉक्टरों ने छुरे माची की दाहिनी टांग काट दी थी। ये अमल उसकी जान बचाने के लिए किया गया था। वो अपने बिस्तर पर नशावर इंजेक्शन के जेर असर बेहोश पड़ा था। चौधरी रुस्तम अली और दीगर 2 जख्मी कदरे बेहतर हालत में नजर आते थे। उनके जिस्मों के बेशतर हिस्से पट्टियों में ढके हुए और लिपटे हुए थे। चौधरी रुस्तम अली ने मुझे देखकर कहा, मलिक साहब, मैं आपसे अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही थी, मगर उसके तकब्बुर में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी। उसने कमरे में मौजूद डॉक्टर और एएसआई से कहा कि वो बाहर चले जाएं। डॉक्टर तो फौरन ही बाहर चला गया। एएसआई ने कदरे तामुल किया, मेरे इशारे के बाद बाहर चला गया। मलिक साहब, मैं आपसे सौदेबाजी करना चाहता हूँ, चौधरी रुस्तम अली ने कहा। उसकी आवाज़ धीमी मगर लहजा मुस्तहकम था। मेरे 7 आदमी आपकी हिरासत में मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप 4 आदमियों को हिरासत में रखें और 3 को छोड़ दें। रपट में भी 4 ही आदमियों का जिक्र करें। रुस्तम अली, हमारी हिरासत में 8 आदमी हैं। अपने आप को भी हिरासत से बाहर मत समझो। मेरे लबो लहजे से उसके चेहरे पर हैरत नमूदार हो गई और बोला, मलिक सफ्दर हयात, ज़रा संभल कर बात करो। तुम्हें पता नहीं किससे बात कर रहे हो? बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ रुस्तम अली, मैं अगवा, कत्ल और बलवे के मुलजिम से बात कर रहा हूँ। वो शातिर आदमी मेरा मुंह देखकर गुस्सा पी गया। कदरे तहम्मुल से कहा, मलिक साहब, आपने भी यहीं रहना है और हमने भी यहीं रहना है। अगर आप मुझे जालिम समझते हैं तो ये भी समझ लें कि मुझे काफ़ी से ज़्यादा सज़ा मिल चुकी है। मेरे दोनों बेटे मर चुके हैं और मैं यहाँ बेबसी की हालत में पड़ा हूँ। मेरी बड़ी छोटी सी दरख्वास्त है, आप मेरा और मेरे आदमियों का नाम एफआईआर में दर्ज ना करें। इस मेहरबानी के एवज़ जो हुक्म करेंगे वो मैं आपकी झोली में डाल दूंगा। अभी मुझे फुर्सत नहीं है, मैंने सख्त लहजे में कहा। सदर दीन और उसकी बेटी की मिजाज पुरसी करने जा रहा हूँ। तुझे पता ही होगा कि तेरे एक सरकश बेटे ने सदर दीन को मार मार कर लहूलुहान कर दिया था और दूसरे सूरमा बेटे ने उसकी मासूम बेटी शरीफा को उठा लिया था और रात भर उसकी चीखें सुनकर कह लगाता रहा था। ओ यार मलिक साहब, क्यों मुझे गुस्सा दिला रहे हो? खामखा कमियों के पीछे जज्बाती हो रहे हो। तो फिर तेरी हालत पर रुस्तम अली, तुझे अभी तक खुदा की लाठी की समझ नहीं आई? ज़रा सोच के कुदरत ने तेरे बेटों को उनके जुल्म की कैसी सज़ा दी है। कुत्ते की मौत मर गए। जा देख, मुर्दा खाने में उनकी कैसी चीरी फाड़ी हुई लाशें पड़ी हैं। कहाँ गया उनका तनतना और दबदबा? वो गुस्से से कांपने लगा। ओए थानेदार, तूने मेरा गुस्सा नहीं देखा। मैं उसके कमरे से निकलकर जनरल वार्ड में पहुंच गया।
सदरुद्दीन एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी बेटी शरीफा और बीवी भी वहां मौजूद थीं। दोनों बिस्तर के करीब फर्श पर बैठी थीं। क्या हाल है सदरुद्दीन? मैंने पूछा। अब तो तुम कुछ बेहतर नजर आ रहे हो। अल्लाह का बड़ा करम और आपकी मेहरबानी है जी। उसने उठने की कोशिश की। लेटे रहो, मैंने कहा। अल्लाह ने तुझ पर जुल्म करने वाले से बदला ले लिया है। चौधरी रुस्तम अली के दोनों बेटे मारे गए हैं। उनकी लाशें मुर्दाखाने में पड़ी हैं। चौधरी रुस्तम अली को भी 7 आदमियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। वो इसी अस्पताल में जख्मी पड़ा हुआ है। असाते किसी का बुरा नहीं चाहा था, सदरुद्दीन ने कहा। बड़े कह गए हैं कि दुश्मन की मौत पर भी खुश नहीं होना चाहिए। मलिक साहब, तुहाडी बड़ी मेहरबानी है जी, नसीरा बीवी ने कहा। तुसी साडे ते बड़ा एहसान कीता है। तेरा क्या हाल है शरीफा बीबी? मैंने पूछा। उसने मेरी बात सुनकर सर नीचे कर लिया। आहिस्ता से बोली, ठीक हूँ जी, डॉक्टर होरा ने दवाई दी है। मैंने उन्हें तसल्ली दी और वहां से रुखसत हो गया। अस्पताल के बाहर चौधरी रुस्तम अली के अजीज रिश्तेदार लाशें लेने आए हुए थे। एक शख्स जो दूसरों से मोतबर मालूम होता था मेरे करीब आया और मोटी मोटी रकमों की बातें करने लगा। मैंने उसे कहा कि थाने में आकर बात करे और आगे बढ़ गया। मैंने अस्पताल के अंदर पुलिस का सख्त पहरा लगा रखा था और मुलजिमों से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी। चंद रोज के बाद मैंने जख्मी मुलजिमान को हवालात में मुंतकिल कर दिया और अदालत से उनका रिमांड ले लिया। इस दौरान में चौधरी रुस्तम अली के आदमी मुसलसल मेरे पास आ रहे थे। वो रिश्वत, धमकियों और बड़े अफसरों की सिफारिशों से अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें टालता रहा और बिल आखिर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 148, 152, 302, 307 और 436 और 456 के तहत मुकदमा दर्ज करके पर्चा काट दिया। जैसा कि आप जानते हैं, इस सारे हंगामे की इब्तिदा सादका बेगम और रेहाना के अगवा से हुई थी। ये दोनों औरतें हिनोज बाजियाब नहीं हुई थीं और नए हंगामे की वजह से हमारी तवज्जो उस तरफ से हट गई थी। 10-12 रोज के बाद मुझे पता चला कि सादका बेगम घर पहुंच गई है, लेकिन उसका जिक्र करने से पहले मैं आपको झूरे माची के इकबाली जुर्म के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहता हूँ। ये लंबा तड़ंगा और कबील जुस्सा डाकू, जिसने कुछ अरसे से इलाके में बड़ी दहशत फैला रखी थी, टांग कटने के बाद बिल्कुल ढह गया था। वो हर वक्त परेशान और खोया खोया बैठा रहता था। उससे हमने बेशतर पुरानी वारदातों का इकरार करवा लिया था। उसने 2-3 मरतबा ये फिक्रा कहा कि वो चौधरी की घरवाली की वजह से मार खा गया। चूँकि हंगामे की बुनियादी वजह सादका बेगम का अगवा था, इसलिए मैं यही समझा कि उसका ये तबसरा अमूमी नौइयत का है, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि उसका मतलब कुछ और है। एक रोज़ पूछगछ के दौरान जब उसने यही फिक्रा दोहराया तो मैंने कहा, झूरे, तुमने पहले भी कई मरतबा ये बात कही है, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा इशारा रुस्तम अली की कौन सी बीवी की तरफ है? सादका बेगम की तरफ, उसने जवाब दिया। मैं इस औरत की हमदर्दी में इस हाल को पहुंचा हूँ। मलिक साहब, मैं कभी किसी औरत के चक्कर में नहीं फंसा था। मेरे उस्ताद ने कहा था कि झूरे, औरत की 2 चीज़ों से बचकर रहना, एक उसके हुस्न से और उसके आंसुओं से। ये 2 चीज़ें बड़े बड़ों का तख्ता कर देती हैं। मलिक साहब, मैं इन्हीं 2 चीज़ों के चक्कर में फंस गया और आज एक टांग से महरूम आपके कदमों में बैठा हूँ। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने कहा, झूरे, ज़रा खुलकर बात करो। उसने तफसील बताते हुए कहा कि चौधरी रुस्तम अली से उसकी दोस्ती को साल सवा साल हुआ है। पहले वो कभी कभार हवेली चला जाता था। बाद में चौधरी ने उसे हवेली के अंदर एक कमरा दे दिया। उस कमरे का रास्ता बाहर से था, लेकिन एक दरवाज़ा अंदर की तरफ भी खुलता था, जो हमेशा बंद रहता था। अंदर से उसको कुंडी लगी रहती थी और कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। एक रोज़ रात के 12 बजे टिक टिक की मध्यम आवाज़ सुनकर झूरे की आंख खुल गई। वो बिस्तर पर लेटे लेटे आवाज़ पर गौर करने लगा। तब उसने महसूस किया कि टिक टिक की आवाज़ अंदरूनी दरवाजे से आ रही थी। पहले उसे ख्याल आया कि शायद कोई चूहा दरवाजे को कुतर रहा था, लेकिन मज़ीद गौर करने पर उसे यह ख्याल दुरुस्त न लगा। वो धीरे से उठा और दरवाजे के करीब गया और कान लगाकर सुनने लगा। अचानक उसने चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ सुनी। उसने हौले से पूछा कि उधर कौन है। उसके साथ ही दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और झूरे ने एक निस्वानी आवाज़ सुनी। झूरे, मैं चौधरानी हूँ, सादका बेगम। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। झूरे के 14 तबक रोशन हो गए।
चौधरानी आधी रात के वक्त उससे क्या बात करना चाहती थी? उसे सादका बेगम की पूरी कहानी मालूम नहीं थी, ताहम उसने इतना सुन रखा था कि सादका बेगम चौधरी की दूसरी बीवी है और नौजवान और खूबसूरत भी। उसके दिल में शक पैदा हुआ। बूढ़े शौहर की नौजवान बीवी ने रात के 12 बजे उसके दरवाजे पर क्यों दस्तक दी थी? चौधरानी, मुझे तो बात करने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये सोच लो कि कहीं चौधरी न जाग जाए। मैं पक्का बंदोबस्त करके आई हूँ। सादका बेगम ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। तुम कोई फिक्र नहीं करो। झूरे ने देखा कि सादका बेगम के बाल खुले हुए थे और उसका हसीन चेहरा तारीकी में भी दमक रहा था। झूरे, मैं अपनी इज्जत को खतरे में डालकर तुम्हारे पास आई हूँ, उसने कहा, लेकिन ये बात सुन लो कि मैं किसी बुरी नीयत से नहीं आई हूँ। मैंने तुम्हारी दिलेरी के बहुत किस्से सुने हैं। यह भी सुना है कि तुम ज़बान के पक्के हो, वादा करते हो तो पूरी तरह निभाते भी हो। मैं बहुत दुखी औरत हूँ। इस हवेली में मुझ पर बहुत जुल्म हुआ है। अगर तुम मेरी बात को राज रखने और मेरी मदद करने का वादा करो तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ। जूरे ने कहा कि अगर कोई और मौका होता तो वो सादका बेगम से कहता, बीबी अपना रास्ता नापो। मैं इस किस्म के वादे नहीं किया करता, लेकिन रात की तन्हाई में एक नौजवान औरत के कुर्ब ने उसके दिल को नर्म कर दिया। उसने सादका बेगम की मदद करने का वादा कर लिया। सादका बेगम ने दरमियानी दरवाज़ा बंद कर दिया और झूरे की चरपाई पर जा बैठी। झूरा खड़ा रहा। बैठ जाओ, सादका बेगम ने कहा और झूरा चरपाई पर बैठ गया। वो कदावर डाकू हैरत से उस औरत को घूर रहा था, जो तारीकी और तन्हाई के बावजूद उससे ज़रा भी मरूब नज़र नहीं आती थी। झूरे, कहने को तो मैं सोने चांदी में खेलती हूँ और मुझे दुनिया की हर नेमत मैसर है, मगर मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। इस हवेली में मैं कैदियों की सी जिंदगी गुजार रही हूँ। शायद तुम्हें मालूम नहीं, चौधरी मुझे अगवा करके लाया था और मेरी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी की थी। उसने अपने अगवा का सारा वाकया झूरे को बताया। चौधरानी, जो कुछ हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, झूरे ने कहा। चौधरी तुम्हें कभी आज़ाद नहीं करेगा। हाँ, मैं जानती हूँ। चौधरी तो यही चाहता है कि मैं इस हवेली में घुल घुल कर मर जाऊँ, लेकिन मैंने अपने दिल में अहद किया है कि मैं चौधरी से अपनी जिल्लत का इंतकाम ज़रूर लूँगी। चौधरी से और उसकी भांजी रेहाना से, क्योंकि रेहाना ने अपने मामू को मेरे खिलाफ भड़काया था। सच पूछो तो मैं इसी एक उम्मीद पर जिंदा हूँ, वरना कब की खुदकुशी कर चुकी होती। और इस इंतकाम के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं चौधरी को कत्ल कर दूं? झूरे ने पूछा। नहीं, मैं चौधरी को जिंदा रखकर सलील करना चाहती हूँ। मुझे तुमसे मुफ्त में मदद नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी मेहनत का मुआवजा तुम्हें दूंगी। जो काम मैं तुमसे लेना चाहती हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत आसान है। कुछ पता तो चले कि काम क्या है। झूरे, मैं अक्सर तुम्हें छुपकर देखती थी। मुझे मालूम है कि तुम्हारा पेशा डकैती है, मगर मेरा दिल कहता है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि तुम दिलेर और वादा वफा करने वाले मर्द हो। जो मंसूबा मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर मैं कई महीनों से गौर कर रही हूँ। बहुत सीधा साधा मंसूबा है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे और रेहाना को अगवा कर लो। मौका मैं तुम्हें फराहम कर दूंगी। तुम्हें और रेहाना को अगवा कर लूँ, लेकिन अगवा के बाद क्या होगा? मुझे मालूम है कि तुम्हारा जत्था बहुत मजबूत है। तुम इस काम के लिए 3 आदमी तैयार करो। उन्हें सारी बात समझा देना। ये न बताना कि मंसूबा किसने बनाया है, मगर उन्हें ये समझा देना कि वो मेरे साथ कोई ज्यादती ना करें और जब मैं चाहूँ मुझे जाने दें। रेहाना खूबसूरत लड़की है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा कोई आदमी रेहाना के साथ शादी कर ले या किसी बुड्ढे के साथ उसकी शादी कर दे, जिस तरह चौधरी ने तुम्हारे साथ किया था। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। मेरे इंतकाम की आग तो इसी तरह ठंडी हो सकती है। दूसरी बात, मैं ये चाहती हूँ कि अगवा का शक चौधरी दोस्त मोहम्मद पर जाए। इन दिनों चौधरियों की आपस में बड़ी सख्त दुश्मनी है। शक की वजह से दोनों का आपस में ज़रूर टकराव होगा। झूरा उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था। उसने पूछा, और दोनों का अगवा किस तरह होगा? मैं किसी रोज़ कस्बे जाऊंगी और रेहाना के साथ टांगे में वापस आऊंगी। मैं तुम्हें अपने प्रोग्राम के बारे में 2-4 रोज़ पहले बता दूंगी। तुम अपने आदमियों को समझा देना, वो रास्ते में से हमको अगवा कर लेंगे। झूरे ने कहा, एक बात जहन में रख लो, जिन आदमियों को मैं इस काम पर लगाऊंगा वो कोई शरीफ आदमी नहीं होंगे। ये खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। सादका बेगम ने कहा, तुम उन्हें मेरे बारे में समझा देना।
झूरे ने कहा कि वो सोचकर जवाब देगा। सादका बेगम ने कुछ रकम झूरे को दी। जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई। इसके बाद उसने हर दूसरे तीसरे रोज रात के वक्त झूरे से मिलना शुरू कर दिया। झूरा उसकी मदद करने पर तैयार हो गया और वो दोनों कई हफ्तों तक मंसूबे की ऊंच नीच पर गौर करते रहे। सादका बेगम ने वक्तन फवक्तन झूरे को पैसे भी देना शुरू कर दिए। प्रोग्राम ये बना कि दोनों औरतों को अगवा के फौरन बाद लाहौर पहुंचा दिया जाएगा और अलग अलग रखा जाएगा। जब झूरे ने बात खत्म की तो मैंने पूछा कि क्या तुम भी अगवा की कार्रवाई में शामिल थे? नहीं, मैं इस कार्रवाई में शामिल नहीं हुआ था, उसने जवाब दिया। मैं अगवा के वक्त हवेली में मौजूद रहना चाहता था ताकि चौधरी को मुझ पर जरा भी शक न हो। तुम्हारे जिन आदमियों ने रेहाना को अगवा किया है उनका ठिकाना कहाँ है? तीनों जिला मुल्तान के रहने वाले हैं। मेरी इनसे मामूली सी जान पहचान थी। वो लोग इत्तेफाक से मुझे मिल गए थे। मेरा इनसे कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो रेहाना को मुल्तान ले गए होंगे। मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं है। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने कहा, मलिक साहब, सच पूछें तो मैंने सादका बेगम का काम करने से इनकार कर दिया था, मगर उसके आंसुओं ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। उसने ऐसे दर्दनाक तरीके से अपनी कहानी सुनाई कि मेरे जैसा पत्थर का बंदा भी मौम हो गया। अगर मुझे मालूम होता कि उसके इंतकाम से इतनी बड़ी तबाही होगी तो मैं कभी उसका साथ न देता। उस्ताद ने सच कहा था, औरत के आंसू और उसका हुस्न बड़े बड़ों का तख्ता कर देते हैं। हाय, कितने आदमी इस औरत के इंतकाम के चक्कर में कब्रों में जा पड़े, कितने जेल में हैं, और मैं जो शेर की तरह गरजता और घोड़े की तरह दौड़ता था, अब आपके सामने कटी हुई टांग के साथ पड़ा हुआ हूँ। लेकिन सारी मुकद्दर की बात है, ये बर्बादी मेरी किस्मत में लिखी थी। झूरे, क्या तुम सच कहते हो कि तुम्हें उन 3 अगवा करने वालों का बिल्कुल मालूम नहीं है? बिल्कुल सच कहता हूँ। अगर झूठ बोलना होता तो सारी बात ही ना बताता। उसने दोनों हाथ जोड़े। अगर अल्लाह ने मुझ पर करम किया तो मैं इस मुसीबत से छूट गया तो बाकी ज़िंदगी किसी अल्लाह वाले की खिदमत करते हुए गुजार दूंगा। हाँ बच्चू, अब तो तुम अल्लाह वाले को ही ढूंढोगे। मैंने कहा, एक टांग से क्या खाक वारदातें करोगे? मज़ा तो जब था कि जब दोनों टांगों के होते हुए किसी अल्लाह के बंदे की खिदमत करते। वो अपनी अधूरी टांग को देखकर रोने लगा। बोला, जब ये सलामत थी तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह अपनी दी हुई टांग वापस ले लेगा। मेरे जैसे नामुरादों को कुछ खोकर ही समझ आती है मलिक साहब। मेरी आपसे एक इल्तिजा है, आप मुझे वादा माफ गवाह बना लें। मैं चौधरी का सारा कच्चा छट्टा अदालत में बता दूंगा। मुझे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं है। मैंने चोरियां और डकैतियां की हैं मगर आज तक किसी आदमी को कत्ल नहीं किया। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे वादा माफ गवाह बना लें। मैंने उसे जवाब दिया कि वक्त आने पर देखा जाएगा। उसी शाम मैं सादा लिबास में सादका के घर पहुंच गया। उसका बाप मजहर हुसैन घर में ही था। वो एक सादा तबीयत मोहम्मद शख्स था। उसने मुझे बैठक में बिठाया और बताया कि उसकी बेटी सालिमों के चुंगल से छूटकर घर पहुंच गई है। मैं उसी से मिलने आया हूँ। मैंने कहा, उसे यहाँ बुलाएं। वो अंदर गया और सादका बेगम को बुला लाया। उसने शौक रंग का रेशमी सूट पहन रखा था। वो 26-27 साल की एक हसीन खातून थी, ताहम उसके चेहरे पर एक ख़ास किस्म का रौब और पुख्तगी पाई जाती थी। ये पुख्तगी उन हालात की मरहून मिन्नत मालूम होती थी जिनसे कि वो गुजर कर आई थी। उसने मुझे सलाम किया और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने रस्मी कलामात के बाद कहा, सादका बेगम, मैं अगवा की कहानी सुनने आया हूँ। वो चंद लम्हों तक सर झुकाए बैठी रही, फिर बोली, बस जी, अल्लाह के फजल और माँ बाप की दुआओं के तौफील बचकर अपने घर आ गई हूँ। डाकुओं ने हमारा जो हशर किया है उसे मैं ही जानती हूँ। कोई शरीफ लड़की अपनी ज़बान से ये कहानी नहीं सुना सकती। कहानी तो तुम्हें सुनाना ही पड़ेगी, क्योंकि ये पुलिस केस है और रेहाना भी डाकुओं के कब्जे में है। उसकी एक्टिंग काबिले दीद थी। इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं होता था कि वो सारा मंसूबा इस दुबली पतली खातून का बनाया हुआ था। आपको ये तो मालूम ही होगा कि हमें कब और किस तरह अगवा किया गया था, उसने कहा। बाकी जो वाक़यात हैं वो मैं आपको मुख्तसरन बता देती हूँ। डाकू तादाद में 3 थे। उनके पास रिवॉल्वर और खंजर थे। टांगे से अगवा करने के बाद वो हमें एक वीरान से डेरे पर ले गए और एक कोठरी में बंद कर दिया। उनकी शक्लें बड़ी खौफनाक थीं। उन्होंने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने शोर मचाया तो वो हमें कत्ल कर देंगे। पहली रात हमने इस कोठरी में गुजारी।
मैं ये नहीं बता सकती कि उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया था और कैसी कैसी अजियतें हमें दी थीं। अगली सुबह उन्होंने हमें देहाती औरतों जैसे सूती कपड़े पहनने को दिए, बालों में धूल डालकर उन्हें खराब कर दिया और मुंह हाथ धोने की इजाज़त नहीं दी। वो अपने घोड़े रात ही को कहीं छोड़ आए थे। हमने उनके हुक्म पर मोटी चादरों के घूंघट निकाल लिए और उनके हमरा बस में सवार हो गए। कई रोज तक वो हमें मुख्तलिफ शहरों में घुमाते फिराते रहे। इनमें चकझुमरा, लाइलपुर, शेखुपुरा, सांगला हिल और लाहौर शामिल थे। वो हमें ज़्यादातर होटलों में रखते थे। लाहौर स्टेशन पर मुझे फरार होने का मौका मिल गया। वो हमें ट्रेन में सवार कराने के लिए स्टेशन पर ले गए थे। मैं भीड़ में मौका पाकर फरार हो गई। रेहाना का मुझे कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है और किस हाल में है। सादका बेगम, क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हारी इस कहानी पर यकीन कर लूँगा? मैंने कहा। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। बोली, मैं आपका मतलब नहीं समझी। कमरे में उसके माँ बाप के अलावा उसकी भाभी भी मौजूद थी। वो सब भी मेरी बात सुनकर परेशान हो गए थे। वो लोग सादका के मंसूबे से बेखबर मालूम होते थे। मैंने सादका बेगम से पूछा, बीबी, छुरे माछी को जानती हो? जज जी, नाम तो सुना हुआ लगता है। इस नाम का एक बंदा हमारी हवेली में भी शायद रहता था। नाम तो उसका ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये नाम तो उस मशहूर डाकू का है जिसे आपने चौधरी रुस्तम अली के हमरा गिरफ्तार किया है। मजहर हुसैन ने कहा। हाँ, मैं उसी मशहूर डाकू की बात कर रहा हूँ, मैंने सादका बेगम को घूरते हुए कहा। लेकिन कुछ लोग डाकुओं को भी चक्कर दे देते हैं। सादका बीबी, मैंने गलत तो नहीं कहा? उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी नजर आने लगी। बोली, पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। छुरा माछी चुन्नीवाल के बलबे में जख्मी हो गया था, मैंने मजीद कहा। डॉक्टरों ने उसकी दाहिनी टांग काट दी है। टांग कटने के बाद उसकी काया पलट गई है। ये समझ लें कि भेड़िया भेड़ बन गया है। उसने झूठ और डकैती से तौबा कर ली है। हर वक्त अल्लाह को याद करता है और कहता है कि अगर इस मुकदमे से बरी हो गया तो बाकी जिंदगी किसी अल्लाह वाले के कदमों में गुजार देगा। सादका बेगम उससे नजर चुराते हुए बोली, फिर तो टांग का कटना उसके हक में अच्छा ही हुआ ना? लेकिन तुम्हारे हक में अच्छा नहीं हुआ, मैंने कहा। उसने सच बोल दिया है। थानेदार साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? फातिमा बीवी ने कहा। मेरी बेटी का उस डाकू से क्या ताल्लुक? जब दो आदमी एक ही कश्ती में सवार हों या एक ही हवेली में रहते हों तो ताल्लुक हो ही जाता है। सादका बेगम कुछ नहीं बोली। मैंने देखा कि उसने अपनी परेशानी पर काबू पा लिया था। सादका बेगम, क्या ये सच है कि अगवा का मंसूबा तुमने बनाया था और छुरे माछी ने उस पर अमल दरामद कराया था? उसने बड़े सुकून के साथ जवाब दिया, जी नहीं, ये झूठ है। मुझे किसी मंसूबे का इल्म नहीं। क्या तुम छुरे माछी की ज़बानी सारा किस्सा सुनना पसंद करोगी? हरगिज़ पसंद नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप इसरार करेंगे तो सुन लूँगी, पर यकीन फिर भी नहीं करूँगी। मगर आप मुझे किसी इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन एक बात सोच लें, छुरा माछी बदनाम डाकू है। क्या आपके ख्याल में अदालत मेरे मुकाबले में एक डाकू के बयान को ज़्यादा साहिब समझेगी? उसकी खुद एतमादी काबिल रश्क थी। उसके चेहरे पर खौफ का शायबा तक नहीं था। मलिक साहब, मामला क्या है? मजहर हुसैन ने परेशान लहजे में पूछा। आप मेरी बेटी पर किस किस्म का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं? सादका बेगम मेरे बोलने से पहले बोल पड़ी। मलिक साहब, अगर आप मुझे एक डाकू के बयान पर किसी जुर्म में मुलविस करना चाहते हैं तो बेशक मुझे गिरफ्तार कर लें, लेकिन मैं अपनी ज़ुबान से किसी जुर्म का इकरार नहीं करूँगी। मैं जो अजियतें बर्दाश्त कर चुकी हूँ उनके आगे ये कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, क्या आप किसी जागीरदार को ऐसे ही जुर्म पर गिरफ्तार कर सकते हैं? मेरी आंखों के सामने शरीफा के अगवा का किस्सा घूम गया। हकीकत मालूम होने के बावजूद हमने चौधरी रुस्तम अली के बेटे पर हाथ नहीं डाला था। अपनी इस कमजोरी का एतराफ़ मैं आज कर रहा हूँ। उस वक्त मैं ये एतराफ़ करने पर तैयार नहीं था। मैंने सादका बेगम से कहा कि ऐसी भी कोई बात नहीं है। चौधरी रुस्तम अली इस वक्त हवालात में बंद है, चाहो तो चलकर खुद देख लो। उसने बड़ी जुर्रत से मेरी तरफ देखा और निहायत ठंडे लहजे में बोली, मलिक साहब, इसमें आपका नहीं उस शख्स का कमाल है जिसने इन समाज दुश्मन कुत्तों की गिरफ्तारी के हालात पैदा किए। इसका वाकई इसमें कोई कमाल नहीं है। इसके बावजूद अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो बखुशी गिरफ्तार कर लें। मेरा मिशन तो पूरा हो चुका।
میں اٹھا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ چودھری رستم علی اور اس کے ساتھیوں پر کئی سال تک مقدمہ چلا۔ انہوں نے سپریم کورٹ تک اپیل کی مگر سزا سے نہ بچ سکے۔ چودھری رستم علی سمیت 3 ملزموں کو عمر قید اور باقیوں کو مختلف سزائیں دی گئیں۔ صادقہ بیگم نے دوبارہ حویلی کا رخ نہیں کیا اور عدالت کے ذریعے خلا حاصل کر لیا۔ ریحانہ کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔